अभी राजस्थान में लोग इतने समझदार नहीं हुए। ऐसे ही बेबाक बयान के कारण चर्चा में रहने वाले हनुमान बेनीवाल की तुलना तमिलनाडु की राजनीति में मची हलचल के बाद फिर से होने लगी है। जी हाँ, विजय थालापति की जीत की चर्चा पूरे देश में है, साथ ही राजस्थान में भी है और सोशल मीडिया पर थालापति की तुलना अब हनुमान बेनीवाल से होने लगी। आरएलपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि राजस्थान का अगला सीएम हनुमान बेनीवाल ही होंगे, पर यहाँ कुछ रुकावटें भी हैं जो बेनीवाल को केजरीवाल या फिर थालापति से अलग करती है। देखिए, केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई, सीएम बने, विजय ने नई पार्टी बनाई, धमाकेदार और शानदार अंदाज में उन्होंने कमाल कर दिया, 100 से ज्यादा सीटें जीती। पर दशकों के संघर्ष के बाद भी हनुमान बेनीवाल आखिर कहां पिछड़ रहे हैं? आज चर्चा इसी पर। देखिए, विजय थालापति हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर हनुमान बेनीवाल, तीसरे मोर्चे के तौर पर मजबूती से उभरे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, वो इन दोनों की तुलना में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि संघर्ष में बेनीवाल ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो किसी भी मोर्चे पर संघर्ष हो। हनुमान बेनीवाल, ये तो सब जानते हैं कि वाकई एक ताकतवर नेता है, लेकिन पार्टी के तौर पर जहां उनकी ताकत दिखाई देती है, अक्सर वही उनकी कमजोरी भी बन जाती है। अगर हनुमान बेनीवाल की प्रमुख कमजोरियों में देखें तो सबसे पहला आता है आक्रामक कार्यशैली और बयानबाजी, जो सबसे टॉप पर है। उनकी बेहद आक्रामक और बेबाक शैली कभी कभी विवादों का कारण बनती है। आलोचकों का मानना है कि उनकी भाषा और बयानों में कई बार अन्य समुदायों, खासतौर पर राजपूत समाज में नाराजगी पैदा हो जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वोटर प्रभावित होते हैं। हालांकि बेनीवाल हमेशा मंचों पर यह कहते हैं कि वो 36 कौम के साथ है, 36 कौम की बात भी करते हैं, पर उनके बयान जब समाज को नाराज करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेनीवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मुगलों के सामने युद्ध लड़ने के बजाय उनको समझौते किए और रिश्तेदारी की। उन्होंने कहा था कि जब मुगल सेना आती थी तो राजा युद्ध के बजाय 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। हनुमान बेनीवाल वाकई जाट नेता है और हमेशा जाटों को सबसे बड़ा क्षत्रिय भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, जबकि राजपूतों को उन्होंने बाद में रखा। महाराजा सूरजमल की तारीफ की, अच्छी बात है, पर उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कुछ राजाओं जैसे महाराजा सूरजमल को छोड़कर बाकी सभी ने मुगलों के सामने घुटने टेके। और यही बयान जब वायरल होते हैं, जब समाज के सामने पहुंचते हैं, तो हनुमान बेनीवाल की यही आक्रामक शैली उनके लिए खतरनाक बन जाती है, उनके विरोध में आ जाती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो आरएलपी में निर्णय लेने की पूरी शक्ति जो है वो हनुमान बेनीवाल के पास केंद्रित है। पार्टी के भीतर मजबूत दूसरे स्तर के नेतृत्व का बहुत ज्यादा अभाव नजर आता है। हनुमान बेनीवाल के बाद उनके भाई और पत्नी ही नजर आती है। ऐसे में कई प्रभावशाली नेता खुद को उपेक्षित कर पार्टी छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है बात गठबंधन की। देखिए, तीसरे मोर्चे के साथ एक समस्या ये भी रहती है कि अगर वो नहीं जीत पाए तो गठबंधन किससे करें, क्योंकि जनता ने उनको वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो दो पार्टियों से त्रस्त थे। ऐसे में बेनीवाल ने अक्सर गठबंधन को बदला, जैसे पहले भाजपा में रहे, फिर वो अलग हुए और कांग्रेस में चले गए। 2024 में उन्होंने कांग्रेस यानी इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन किया था। ये कभी इधर कभी उधर की नीति वोटर्स और कैडर के बीच में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा कर देती है। यही वजह है कि तीसरा मोर्चा होते हुए भी जनता उन पर भरोसा कैसे करे, जब उनका नेता ही कभी इस गठबंधन के साथ होता है तो कभी उस संगठन के साथ होता है। हालांकि इंडी गठबंधन में होने के बावजूद भी बेनीवाल कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए। सांसद बनने के बाद भी जब उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया था तो हनुमान बेनीवाल ने कई सवाल उठाए थे और बड़े ही मजबूती ढंग से उन्होंने सवाल उठाए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत बेनीवाल के साथ ये भी रही है कि उनके साथ ही अक्सर उनका साथ छोड़ देते हैं, यानी कि जिस पर बेनीवाल ने दाव लगाया वही आरएलपी के लिए खोटा सिक्का साबित हुआ। जैसे कि उम्मीदवार बेनीवाल, ये आरएलपी के लिए सबसे बड़ा झटका था जब वे बाड़मेर जैसलमेर के मजबूत नेता थे और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। रेवंत राम डांगा, हनुमान बेनीवाल के बेहद करीबी रहे डांगा ने पार्टी की विचारधारा से असहमति जताते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और आज वो खिवसर से विधायक हैं। पुखराज गर्ग वो आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले हनुमान बेनीवाल ने उन्हें पद से हटा दिया और पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था, जिससे आंतरिक असंतोष की खबरें आई। जोगाराम डूडी 2023 के चुनावों के दौरान अनुशासनहीनता और नामांकन से जुड़े विवादों के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लालचंद मुंडे ने भी जोगाराम डूडी के साथ ही पार्टी के पदों से निष्कासित किया गया। विक्रम सिंह गुर्जर, इन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव देवली उनियारा सीट से आरएलपी की टिकट पर लड़ा था, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गए। वहीं हनुमान बेनीवाल की मजबूती अभी तक एक क्षेत्र में ही सीमित नजर आती है। ये भी एक बड़ा प्रभाव डालती है वोटर्स पर। उनका मुख्य प्रभाव जो है वो क्षेत्र नागौर है और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों तक ही वो सीमित नजर आते हैं। ऐसे में पूरे राजस्थान में पार्टी का विस्तार करने में उन्हें अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये असर दिखता है चुनाव में।
बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने जब पार्टी बनाई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में उन्होंने हुंकार रैली की और पार्टी की घोषणा की, जबकि विजय थालापति ने चुनाव से 2 साल पहले 2 फरवरी 2024 को पार्टी बनाई। उनके पास 2 साल थे जनता के दिल में परिवर्तन की लहर को सुनामी में बदलने के लिए, उनके पास 2 साल थे जनता तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए, उनके पास 2 साल थे पूरी की पूरी प्लानिंग करने के लिए, उनके पास 2 साल थे तमाम विधायकों को चुनने के लिए कि किसको कहां से लड़वाया जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनाई और राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से मात्र 57 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर ही जीत दर्ज करवाई, जिसमें हनुमान बेनीवाल खुद खिपसर सीट से चुनाव जीते, पुखराज गर्ग जो है भोपालगढ़ सीट से जीते और इंदिरा देवी बावरी जो है मेड़ता सीट से निर्वाचित हुई। और इस चुनाव में पार्टी को 2.4% वोट भी मिले, जिससे वे भाजपा और कांग्रेस के बाद राज्य में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया और फिर वो नागौर से सांसद चुने गए। अब 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल के आरएलपी ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था। आरएलपी ने 200 में से 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी केवल 1 सीट पर ही जीत पाई, वो भी हनुमान बेनीवाल ही जीत पाए खिपसर सीट से। हालांकि बाद में जब हनुमान बेनीवाल ने नागौर का लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो खिपसर की सीट भी उनके हाथ से चली गई और रेवंत राम डांगा वहां से विधायक बन गए, तो आरएलपी के हाथ से वो सीट भी चली गई। अब विधानसभा में आरएलपी का सिर्फ एक भी नेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सांसद हैं, वो भी नागौर से खुद हनुमान बेनीवाल। ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि अगला चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। ऐसे में बेनीवाल ने भी पूरी ताकत लगा रखी है, चाहे वो बीकानेर के किसी आंदोलन की बात करे, चाहे वो जोधपुर में जाना हो, चाहे वो जैसलमेर में जाना हो, चाहे वो जयपुर में एक बड़ी रैली करनी हो, हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजस्थान का सीएम बनने के लिए बेनीवाल को अभी भी पूरे कैडर की जरूरत है, उन्हें वो पूरा कैडर तैयार करना होगा। हर मोर्चे पर बीजेपी और कांग्रेस के संगठन से लड़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी और ऐसे ही एक संगठन का निर्माण भी करना होगा। अब एक सच जो कड़वा लग सकता है उनके फैंस को, वो ये कि सिर्फ भाषण और रील से वो टक्कर नहीं ले पाएंगे। और ये बात तो बेनीवाल भी मानते हैं कि जो भीड़ उनकी सभाओं में नजर आती है वो अक्सर वोट में नहीं बदल पाती। हालांकि उनके भाषण, उनके रील सोशल मीडिया पर हर जगह तमाम जगह पर वायरल होती है। जब वो कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, जब वो वसुंधरा राजे पर तंज कस रहे होते हैं, जब वो भजनलाल शर्मा पर तंज कस रहे होते हैं, जब वो अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन इन रील के व्यूज को ईवीएम तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को जरूरत है एक पूरे काडर की, एक पूरे संगठन की, ताकि वो संगठनात्मक तौर से वो आगे बढ़ सके, एक पूरे थिंक टैंक की। तब जाके आरएलपी जो है एक मजबूती से उभर सकती है, क्योंकि अगला चुनाव जो होगा वो आरएलपी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही अहम होने वाला है। सबसे पहले बड़ी चुनौती तो हनुमान बेनीवाल के पास यही होगी, वो होगी आरएलपी को बचाने की, क्योंकि देखिए अभी ना उनके पास विधानसभा में सीट नहीं है और सिर्फ एक सांसद हनुमान बेनीवाल खुद है। ऐसे में अपनी सीट बचाना, फिर आरएलपी के अन्य नेताओं को जिताना, इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पर ही होगी। और खिपसर में जो हार मिली है विधानसभा चुनाव में रेवंत राम डांगा के द्वारा, उसका भी जो दर्द है उसे भी मिटाना होगा। तो बेनीवाल के लिए ये एक मौका हो सकता है कि अब इनके पास 2 साल चुनाव के लिए हैं और इससे पहले वो भी विजय थालापति या अरविंद केजरीवाल की तरह ही पूरे कैडर का निर्माण करे, कार्यकारिणी का गठन करे और फिर उनको अलग अलग कामों पर लगाए, जिला अध्यक्ष से लेके यूथ अध्यक्ष से लेके तमाम चीज़ों का निर्माण करें और फिर वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, जिससे कहीं ना कहीं आरएलपी को फायदा हो और जनता को भी ये समझ में आए कि हाँ वाकई राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा है जो मजबूती के साथ अब आगे आ रहा है। क्योंकि सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती अब कांग्रेस या भाजपा नहीं है, एक तीसरा मोर्चा और है जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी, जो वागड़ में मजबूती से अपने पैर पसार रहा है। और ये तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत नजर आता है हनुमान बेनीवाल की तुलना में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जहाँ जाट क्षेत्र में राजनीति करते हुए नजर आते हैं, वहीं बीएपी जो है वो वागड़ के उन इलाकों में जहाँ आदिवासी समुदाय है उनकी राजनीति मजबूत है। अभी 3 से 4 विधायक और एक सांसद भी उनके पास है। इस वजह से हनुमान बेनीवाल को भी जरूरत है कि वो पूरे संगठनात्मक तौर से आगे बढ़े। आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।